Today we will study the role of state in the era of economic reforms. आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के इस कालखंड में राज्य की क्या भूमिका होती है, आज इसका अध्ययन करेंगे। वास्तव में जब 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ हुए, तब यह प्रश्न उठने लगा कि इस बदले हुए दृष्टिकोण और बदले हुए आर्थिक नीति के वातावरण में योजनागत विकास और राज्य की क्या भूमिका होगी। When the economic reforms started, a question is posed that what is the relevance of planning and role of state in the era of economic reforms, in the era of liberalization, globalization. ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि आर्थिक सुधारों का तात्पर्य ही एक प्रकार से यह था कि राज्य आर्थिक गतिविधियों में जो हस्तक्षेप करता है, जो इंटरवीन करता है, और राज्य आर्थिक गतिविधियों में जो अपनी अग्रणी और सक्रिय भूमिका निभाता है, जो पायनियरिंग रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और विशेषकर उद्यमी के रूप में एज एन एंटरप्राइज। पीछे हम लोग इस बात को जान चुके हैं, पिछले वर्षों में भी पढ़ चुके हैं कि राज्यों ने, सरकारों ने और केंद्र ने, यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि जब हम अर्थशास्त्र में राज्य कह रहे हैं तो इससे तात्पर्य होता है देश की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और द स्टेट मीन्स द government of the country along with the governments of the provinces, प्रांतों की सरकारों के साथ साथ केंद्रीय सरकार जो भूमिका निभाती है उसे रोल ऑफ स्टेट कहा जाता है। मुख्य रूप से हम लोग केंद्र सरकार की भूमिका पर केंद्रित रहेंगे। यह, जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि यह प्रश्न इस कारण उठा कि जब निजीकरण कर रहे हैं, अर्थात सरकारी जो उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनको बेचा जा रहा है, उनमें हिस्सेदारी कम की जा रही है। जिन क्षेत्रों में केवल सरकार अपनी भूमिका निभा सकती थी, उनमें प्राइवेट सेक्टर को रोल प्ले करने की अनुमति दी जा रही है, निजी क्षेत्र की इकाइयां लग सकती है। सरकार द्वारा जो कठोर नियंत्रण था औद्योगिक क्षेत्र का, इंडस्ट्री पर जो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल था गवर्नमेंट का, उसको ढीला किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों और व्यापार के संदर्भ में, इंटरनेशनल मार्केट एंड ट्रेड के रिलेशन में अपने नियमों कानूनों को ढीला किया जा रहा है। विदेशी संस्थाओं को, विदेशी कंपनियों को, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा करते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज, उनको अधिक भूमिका निभाने का अवसर दिया जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी छूट दी जा रही है। तो ऐसे में फिर योजना बनाने का औचित्य क्या है? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द प्लानिंग? और फिर राज्य क्या करेगा? अब राज्य के पास क्या काम रह गया? एक बड़ा सवाल था और इस पर कई प्रकार के मत आए, लेकिन एक प्रकार से सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू होने के साथ आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक सेक्टर में राज्य की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती। और विशेषकर इसलिए कि जब वेलफेयर स्टेट है तो बहुत सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए जरूरी हैं और जिनको प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। ऐसे में यह सारे रोल गवर्नमेंट को ही प्ले करने पड़ेंगे, यानी स्टेट विल हैव टू प्ले दिस रोल्स। और इन रोल्स के लिए ये माना गया
की प्लानिंग करने की आवश्यकता भी है। हालांकि आज जब हम 2020 में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि 2014 से योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, यानी 2014 में जो राज्य ने भूमिका स्वीकार की, स्टेट इन अ वे अडॉप्टेड द रोल और एडमिटेड अ रोल, उसमें ये माना कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अब आवश्यकता नहीं है। उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, वह 2017 तक चलती रही और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसका फुल फॉर्म दिया गया, नीति आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग के समाप्त करने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि केंद्र और राज्य सरकारों में राजनीतिक विवाद हुआ करते थे कि अगर सेंटर में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो स्टेट हमेशा कंप्लेंट करता था कि उसके साथ स्टेप मदरली, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो 2014 में जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो नीति आयोग, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि अब इस बदले हुए वातावरण में योजनागत विकास की आवश्यकता नहीं है। यहां पर योजनागत विकास से तात्पर्य क्या है, इसको भी समझ लेना महत्वपूर्ण होगा। यानी व्हाट डू वी मीन बाय प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राज्य कुल मिलाकर दो प्रकार के व्यय करता है, यानी स्टेट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वह खर्च होता है जो किसी भी राज्य को यानी सरकार को खर्च करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कर्मचारियों की सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, उनका वेतन, उनके भत्ते, सुविधाएं आदि। कार्यालयों को चलाने पर किया जाने वाला खर्च, जिसमें स्टेशनरी, रेंट, पेट्रोल डीजल, गाड़ियों का रखरखाव वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार न्यायालय की व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, या जो ढांचा खड़ा है पहले से, सड़कों का, बिजली का, सिंचाई का, यानी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मेंटेनेंस पर होने वाला खर्च, इसके लिए प्लान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली इस पे एक रेगुलर एक्सपेंस एस्टिमेटेड होता है, व्यय नियमित होता है और जिसका पूर्वानुमान महंगाई के आधार पर लग जाता है। प्लान एक्सपेंडिचर होता है जब कुछ नया खड़ा करना है या कोई नया कार्यक्रम चलाना है। अब जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में चर्चा करके कुछ गरीबी से संबंधित कार्यक्रमों को आरंभ करने का विषय आया था, लेकिन 6ठी पंचवर्षीय योजना से गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम शुरू किए गए। तो पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाने की योजना 6ठी पंचवर्षीय योजना में आई। कहीं पर किसी क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाना है तो उसका प्लान बनाया, किसी क्षेत्र में नहरों को पहुंचाना है, कैनाल इरिगेशन के लिए, तो उसका प्लान बनाया। इस प्रकार का काम योजनागत विकास होता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे, तो ये हो गया कि योजनाओं को समाप्त करो और राज्य सरकारों को उनका हिस्सा दे दो, वे अपने स्तर पर जैसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं करें। लेकिन 1991 में जिस समय आर्थिक सुधार शुरू हुआ, उस समय राज्य की क्या भूमिका थी, योजनागत विकास की क्या भूमिका थी? तो उस समय बाजार को स्वतंत्रता दी गई थी, नए नए कारखाने कुछ लग जाएंगे, बहुत प्रकार की नई नई वस्तुएं लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी, कुछ विदेशी कंपनियां देश में आकर बनाएंगी, कुछ देशी एंटरप्राइजेस नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ विदेशों से सीधे आयात होकर आ जाएगा। ये सारा तो होगा, लेकिन
भारत के अंदर सड़क बननी है, बिजली के तार खींचने हैं, बिजली का उत्पादन करना है, गांव में कुएं खुदने हैं या नहरों का विस्तार करना है, रेलवे लाइन बिछनी है, ऐसे बहुत से काम जिस पर ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना नहीं है या ये कहिए प्रॉफिट न मिलने की संभावना है, उसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो उन सब जगहों में, जैसे दूरस्थ गांव में, रिमोट विलेजेस में सड़क ले जानी है, वहां तक बस चलवानी है, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन बहुत चलती हुई सड़क है, हाईवे है, उस पर दनादन ट्रक चलते हैं, बसेस चलती हैं, कार्स चलती हैं, खूब अच्छा टोल टैक्स वसूला जा सकता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर आकर के अपनी भूमिका निभा सकता है। जैसे दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला नोएडा टोल ब्रिज बनाया प्राइवेट सेक्टर ने। तो जहां प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करना चाहता और नहीं करेगा, वो जो क्षेत्र है जो कि सुविधाओं से वंचित रह जाएगा, जो विकास से वंचित रह जाएगा, और सामान्य रूप से ये समझ में आ जाता है कि वह क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र पहले से है, वह क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र पहले से है। ऐसे में राज्य को ही वहां पर अपनी भूमिका निभानी होगी। द स्टेट विल हैव टू प्ले द रोल। और तब पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो, पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास हो, पिछड़े क्षेत्रों में अधिसंरचनागत विकास हो, पिछड़े क्षेत्र के लोगों तक नागरिक सुविधाएं पहुंच सके, शिक्षा पहुंच सके, बिजली पहुंच सके, स्वास्थ्य पहुंच सके। ये जो बाकी रह गया है बहुत सारा काम 1990-91 में, 1951 से शुरू करके बहुत काम बाकी था, तो वो योजनागत विकास को करना है। और इसलिए ये माना गया था 91 में कि प्लानिंग की प्रासंगिकता उदारीकरण के दौर में अभी बनी हुई है। लेकिन 91 के बाद 2014-15 तक में काफी कुछ हुआ भी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत की राजनीति में धीरे धीरे जागरूकता आई। गांव गिरांव के लोग जो 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में अपने अधिकारों को जानते नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, राजनीतिक जागरूकता नहीं थी, समाचार उन तक नहीं पहुंचता था, अखबार गांव तक जाता नहीं था, 1980s में टेलीविजन के एक्सपेंशन के साथ उन तक सूचनाएं पहुंचने लगी, जानकारियां पहुंचने लगी, वो देश विदेश, देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीरें देखने लगे, उनके मन में भी विकास की आकांक्षाएं जगी, एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट हुआ, उनको शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा के साथ उनको अपने अधिकारों का पता लगा, उनमें भी जागरूकता हुई। राजनीतिक जो नेतृत्व था, पॉलिटिकल लीडरशिप, उस पर 90s में एक प्रेशर आना शुरू हो गया कि आपको डेवलपमेंट के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र के लोग भी अपनी चीजों की मांग उठाते हैं, उसके लिए दबाव डालते हैं, और टेलीविजन का कैमरा बहुत दूरस्थ, दूर दराज के गांव तक भी पहुंच जाता है। और इस कारण जो 50, 60, 70 में धीमे धीमे विकास हो रहा था, 90 से उसकी गति तेज हुई है। दूसरा भी एक कारण था कि 1950 में भारत बहुत गरीब था, लेकिन 1950 से लेकर 90 आते आते भारत में औसत आय बढ़ी। भारत सरकार को और राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि से कलेक्शन ज्यादा होने लगा, तो सरकारों की क्षमता भी बढ़ गई, कैपेबिलिटी बढ़ गई कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो काफी कुछ 91 से 2014 तक हो भी गया, बहुत कुछ बचा भी रहा। अब आपको लगेगा काफी कुछ हो गया और बहुत कुछ बचा भी रहा, ये क्या बात हुई? तो विकास की कोई सीमा नहीं है। बहुत कुछ होने के बाद भी वो थोड़ा ही रहता है, क्योंकि समय के साथ नई नई चीजें सामने आती हैं, लोगों की इच्छाएं अपेक्षाएं बढ़ती हैं, जीवन स्तर अगर ऊंचा उठता है तो जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। और इसलिए जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास ठीक ठाक आय है, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च आय वर्ग, उनके लिए तो बाजार सब सुविधाएं उपलब्ध करा दे रहा है।
क्यों? उनके पास खरीदने की क्षमता है, दे कैन बाय द थिंग्स दे डिजायर, दे हैव द कैपेसिटी टू पे। समस्या किसके लिए है? बाजार तो बस उसका स्वागत करती है जिसकी जेब में पैसा है, जो निम्न आय वर्ग है, जो गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, बाजार उसका स्वागत नहीं करती। बाजार के रेस्टोरेंट्स में खाना भरा है, लेकिन किसी भिखारी को खाना वो मिलने वाला नहीं है। किसी गरीब रिक्शे वाले को वो अच्छे रेस्टोरेंट का खाना नहीं मिलेगा, भले वो खाना फेंक दिया जाए। तो इनकी चिंता कौन करेगा? क्योंकि ये देश के नागरिक हैं, ये गरीब हैं, तो इस कारण है दे आर पुअर बिकॉज द सिस्टम हैज केप्ट देम पुअर। जो देश में उत्पादन का ढांचा है, जो आय के वितरण का ढांचा है, द प्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट दे आर पुअर। ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट वर्षों तक काम करे और फिर भी बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, तो राज्य कर क्या रहा है? और इसलिए राज्य का बहुत सारा काम बाकी है। तो क्या काम बाकी है? तो गरीबों के हितों की रक्षा। यानी आर्थिक सुधार के कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा काम है वो है वेलफेयर ऑफ पुअर्स। गरीबों का कल्याण। अब इसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस को चलाना पड़ेगा, चलाते रहना होगा। और फिर इस पीडीएस को टारगेटिंग ऑन पुअर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जिसको बोलचाल की भाषा में राशन की दुकान कहते हैं, सरकार के द्वारा सस्ती दरों पर लोगों को खाद्यान्नों का वितरण कराना। ये खाद्यान्न उन्हीं को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड होगा। तो राशन कार्ड धारकों को अनाज मिलता रहे, सस्ती दर पर मिले, क्योंकि राशन की दुकान से अनाज वे लोग, उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी आय बहुत कम है और बाजार दरों पर फूड ग्रेन खरीदना मार्केट प्राइस पर उनके बस की बात नहीं है। और गरीबी रेखा के नीचे लोगों को ऊपर लाना है, तो सस्ती दर पर अनाज देकर एक प्रकार से उनकी इनकम में सप्लीमेंट किया जाता है, उनकी आय में सहयोग कर दिया जाता है। जैसे किसी गरीब को, जैसा कि आजकल है, अगर 5 लोगों के परिवार को एक महीने में 35 किलो गेहूं 1 रुपए के दर से मिल गया और बाजार में गेहूं 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो इसका मतलब 19 रुपए प्रति किलो उसको अतिरिक्त आय उपलब्ध करा दी गई, वस्तु के रूप में, गेहूं के रूप में। और 19 को 35 से 19 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये जो है करीब 681 रुपए के लगभग हो जाता है। इट इज 681। तो प्रोवाइडिंग 35 kg wheat on ₹1 to a family means supplementing the family income by 681 rupees per month। अब ये जो पीडीएस है, इसकी आवश्यकता धनी लोगों को नहीं है, ऊंची आय वालों को नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? उनको इस सिस्टम से बाहर करना होगा। उनको इस सिस्टम से बाहर करने के लिए फिर तरीके अपनाए। राशन कार्ड अलग अलग रंग के बने, कि जो राशन कार्ड की आवश्यकता इस देश में बहुत सारे लोगों को थी, क्योंकि पहले उन नागरिकों के पास पहचान पत्र नहीं था। आज आधार है तो राशन कार्ड के बिना जीवन चल जाएगा। अन्यथा 90 में, यानी 90 के दशक में 2010-15 तक अगर कहीं पर
आपको बताना है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपको कहीं अपना पता निश्चित कराना है तो राशन कार्ड होना चाहिए। इस नाते राशन कार्ड तो उनके पास रहेगा, धनी लोगों के पास, लेकिन उस पर उनको गेहूं चावल आदि नहीं मिलेगा। और इसके लिए फिर वो हरे रंग का कार्ड कर दिया, यानी दे कैन गेट राशन कार्ड, और ज्यादा से ज्यादा उस पर वो चीनी ले सकते, ऐसी चीजें। ठीक, तो और करते करते धीरे धीरे अब अबव पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, एक प्रकार से उनको राशन सिस्टम से बीच में बाहर किया गया था, लेकिन इधर कुछ वर्षों में सब लोगों को राशन की दुकान से अनाज देने लगे हैं। ये अलग बात है कि उच्च मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग, इसके लोग राशन की दुकानों पर नहीं जाते क्योंकि वहां पर उनको सामान्य स्तर की चीजें मिलती है। लेकिन सबको देने इसलिए लगे हैं आजकल, एक ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि आज भी ये सबको मना है, क्योंकि भारत सरकार किसानों को सुरक्षा देने के लिए जो अनाज खरीदती है, जिसकी की चर्चा मैं अभी करने वाला हूं, वो अनाज इतना अधिक हो गया कि उसको रखना एक समस्या है। तो यदि लोग राशन की दुकान से सस्ता अनाज लेना चाहते हैं तो जो भी लेना चाहता है उसको दे दो। और कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग सभी परिवार राशन की दुकानों से अनाज प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको मिल रहा है। लेकिन अगर भारत सरकार के पास अनाज की कमी होगी तो फिर अनाज राशन कार्ड पर सिर्फ उनको दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, हालांकि अबव पॉवर्टी लाइन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज मिल रहा है, इसमें हो सकता है कि ग्राम प्रधानों की ढिलाई हो, क्योंकि केवल अनाज नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ एक सब्सिडी दी जा रही है जो कि रिच लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है, ना उनको देने का कोई न्यायिक कारण बनता है। देयर इज नो जुडिशियस रीजन टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द रिच और द अपर मिडिल क्लास। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको टारगेट करिए पुअर पर, एक काम इसको चलाते रहना। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है कि देश के सॉवरेनिटी को, कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, सार्वभौमिकता है, स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको बचाए रखने के लिए जरूरी है कि कम से कम अनाज के लिए आप दूसरे देश पर निर्भर न करें। और भारत को इसका बहुत खराब अनुभव 1965 वॉर में आया। भारत ने जब 65-66 में आया, क्योंकि जब 65 की लड़ाई हो रही थी तो भारत के समुद्र तटों पर अनाज के जहाज आना मुश्किल हो गया था। भारत ने वियतनाम में अमेरिका के घुसपैठ पर और उसके द्वारा वहां युद्ध किए जाने का समर्थन नहीं किया, तो अमेरिका ने नाराज होकर गेहूं की सप्लाई रोकने की बात की, तब भारत में संकट उत्पन्न हुआ। तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर अनाज के लिए डिपेंड करता है तो उसको, उस देश को अनाज उपलब्ध कराने वाली कंट्री, यानी द कंट्री विच इज सप्लाइंग द फूड ग्रेन, हैज द कैपेबिलिटी टू ट्विस्ट द आर्म्स। तो वो देश जो फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी इलेजिटिमेट, नाजायज शर्तें उन पर ला देता है। और इसलिए, लेकिन फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसकी अच्छी कीमत मिलती रहे। लेकिन अगर अनाज की बहुत ऊंची कीमत किसान को मिलेगी और बाजार में बहुत ऊंचा बिकेगा तो गरीब भूखों मरेंगे। तो एक तरफ सरकार को पीडीएस में सब्सिडी देनी होती है, दूसरी तरफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत, ये किसान को देनी होती है ताकि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन देश में होता रहे। और कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करते हैं, और हमारे देश के भुगतान संतुलन को ठीक रखने के लिए जरूरी है। तो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन जैसे कपास आदि है, या गन्ना का उत्पादन है, क्योंकि गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, चीनी का निर्यात करते हैं, तो उसका उत्पादन भी बना रहे तो सरकार को कई बार कपास उत्पादकों को, गन्ना उत्पादकों को भी सब्सिडी देनी पड़ती है। तो राज्य की भूमिका है एमएसपी दे उन फसलों पर जो देश के आर्थिक हितों के लिए, देश की सार्वभौमिकता के लिए जरूरी है।
subsidy on those crops which are necessary for economic interest of the country and for the welfare of the country, to protect the sovereignty of the country. तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। अधिसंरचना। ये पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है इन जनरल, तो प्राइवेट सेक्टर रोल नहीं प्ले करना चाहता। तो सरकार का काम है सड़क, रेल, पुल, बांध, नहरें, विद्युतीकरण और आदि का के लिए अधिसंरचना का निर्माण कराना, एयरपोर्ट्स का बनवाना, बंदरगाह, पोर्ट्स को बनवाना आदि, ये सरकार का काम है। अब इसमें जिन एयरपोर्ट्स को बनाने या मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड है वो प्राइवेट को दे दे, लेकिन मान लीजिए कि भारत सरकार चाहती है कि आम आदमी हवाई जहाज पर चले और रेलों पर से जो बोझ है, बर्डन ऑन ट्रेन्स, वो कम हो, और वो गोरखपुर में भी हवाई अड्डा खोलना चाहती है, और वो भले इलाहाबाद के में हवाई अड्डा विकसित करना चाहती है। सरकार जो है पटना में तो हवाई अड्डा है, लेकिन वो आरा में भी हवाई अड्डा अगर ऐसे करना चाहती है तो इन छोटी छोटी जगहों पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, ये सब सरकार को करना पड़ेगा। पानी बरसता है, नदियों से बह जाता है, जलस्तर जमीन का गिर जाता है, तो बड़े बड़े चेक डैम्स बनाने हैं, वर्षा का जल रुके, ग्राउंड वाटर लेवल रिटेन हो सके, उन क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का पानी मिल सके, गांव के लोगों को साल भर पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए, नहाने के लिए, अपने अन्य उपयोग के लिए पानी मिल सके, ये सब बनवाना है, ये सरकार को करना होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक उनका काम हो गया। फिर इसी तरह से सरकार का काम है कि एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करे। ऊर्जा सुरक्षा, adequate supply of energy is mandatory for an economy to function। एक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति यह अपरिहार्य है, अनिवार्य है। अब ऊर्जा के रूप में बिजली की आपूर्ति हो सकती है, कोयले की आपूर्ति होगी, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति होगी। अब पेट्रोल डीजल की आपूर्ति हम जानते हैं कि भारत सरकार आयात करती है और कुछ भारत के स्थानों पर ओएनजीसी निकालती है। एक दो निजी क्षेत्र के प्लेयर्स हैं, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं जिनको की परमिशन मिली है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है वो काम करती है, वेदांता ग्रुप है, जो केयर्न एक विदेशी ग्रुप था जो काम करता था, उसको उसने बाय किया है। तो दो भारतीय कंपनियां हैं जो पेट्रोल डीजल निकालने, रिफाइनिंग करने और उसकी आपूर्ति करने का काम करते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन टोटल पेट्रोल डीजल की सप्लाई में एक बहुत छोटा हिस्सा है। और हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत थोड़ा सा बढ़ती है तो कितनी बेचैनी समाज में होती है और उसके कास्केटिंग इफेक्ट होते हैं। यानी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो धीरे धीरे सब चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। तो एक उचित कीमत पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध होता रहे, इसलिए सरकार बाकी आप देखेंगे अनेक सारी कंपनियों को उन्होंने होटलों आदि जैसी गैर जरूरी चीजों को पूरा पूरा बेचा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल उत्पादन करने वाली और इनका विक्रय करने वाली कंपनियों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेचा है, क्योंकि 100% आप रखें अपने पास या 75% रखें, पॉलिसी आपके कंट्रोल में है। जब तक 51% शेयर है
वोटिंग होने पर आपका मेजॉरिटी होगी और आपका कंट्रोल रहेगा। सो अगर वो इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियों के शेयर अगर सरकार बेचती है और 51% रख के 49% तक सेल कर देती है, तब भी गवर्नमेंट के हाथ में पॉलिसी रहेगी। और कभी ये सरकार, यानी ये भारत की सरकारें निकट भविष्य में पेट्रोल डीजल पर से अपना कंट्रोल छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल भारत के अर्थव्यवस्था के संचालन की में वही भूमिका निभाता है जैसे हमारे शरीर में रक्त शिराएं और धमनियां, वेन्स एंड आर्टरीज निभाती हैं, और ब्लड जो रोल प्ले करता है वही रोल पेट्रोल डीजल प्ले करता है। कोयले के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को देने का प्रयास हुआ था। कोलगेट घोटाला कितना बड़ा इस देश में हुआ, यूपीए की सरकार चली गई, डी राजा और कौन कौन जेल चला गया, कितनी खदानों का निरस्तीकरण हुआ, कैंसलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि कोयले की सप्लाई भी, अगर प्रॉफिट के लिए कोयला बहुत महंगा कर दिया तो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बिजली कोयले से पैदा होती है, थर्मल पावर्स। बिजली कितनी महंगी हो जाएगी? बिजली महंगा हो जाएगी तो न केवल आम आदमी का जीवन मुश्किल हो जाएगा, वो सारे कारखानों की बनने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी जो बिजली से चलते हैं। ट्यूबवेल की सिंचाई महंगी हो जाएगी, थ्रेशर से मड़ाई महंगी हो जाएगी। सो एग्रीकल्चर से लेकर के कॉमन मैन से लेकर के लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी का तात्पर्य है कि पर्याप्त एनर्जी उद्योगों से लेकर उपभोक्ता तक मिलती रहे और उचित कीमत पर मिलती रहे। ये राज्य को देखना है। इसके अलावा जो राज्य की भूमिका है वो रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग का नियमन। औद्योगिक क्षेत्र को में निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता दी, आप उत्पादन करिए, विक्रय करिए, लेकिन स्वच्छंदता से आचरण करने की अनुमति, फ्रीडम दी गई है, बट नॉट टू एक्ट एट विल। जो मन में आए वो करने की छूट नहीं दी जा सकती। तो पहले जो हम इंडस्ट्री को काफी कंट्रोल करते थे, हालांकि हम कहते रेगुलेशन ही थे लेकिन कंट्रोल करते थे, तो कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन फ्री फॉर ऑल नहीं छोड़ा जा सकता, रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने का तात्पर्य है कि उचित नियमों से उन पर निगरानी करनी है, उद्योगों पर, निजी क्षेत्र के द्वारा छोटे बड़े उद्योगों पर, कि वे उत्पादन करें, प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन मुनाफाखोरी, प्रॉफिटियरिंग नहीं करे। तो उद्योगों के नियमन की, ताकि सभी वस्तुओं का उत्पादन हो सके, लोगों को उचित कीमतों पर चीजें मिल सके और उपभोक्ता का शोषण ना हो पाए। और फिर एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है जिसको कहेंगे हम प्रोटेक्शन टू पुअर्स, गरीबों को संरक्षण। अब गरीबों को संरक्षण जब ये कहा जा रहा है तो यहां जो पुअर्स है, इससे तात्पर्य सीधे सीधे बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी बात की जा रही है। दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको प्रोटेक्शन क्या देना है? बिलो पॉवर्टी लाइन कोई क्यों होता है? कोई व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे क्यों होता है? तो गरीबी, इसको समझने के लिए ये समझो कि गरीबी रेखा के नीचे होने का मतलब क्या है।
गरीबी रेखा के नीचे होने का मतलब ये है, सरल भाषा में कहें तो जिन लोगों को जिंदा रहने के लिए जरूरी भोजन, इतना भी भोजन दोनों समय नहीं मिल पाता कि वो एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ यानी चलता फिरता, जिसमें न्यूट्रिशन की बात भारत में नहीं की जाती है। हम विटामिन्स और प्रोटीन और फैट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैलोरी इतनी मिलती रहे, अनाज इतना भोजन मिले कि वो पेट भर खा सके और अपनी काम कर सके, वो भी जिनको नहीं मिलता है। अब मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो ऐसा नहीं है कि पेट भरने के बाद कपड़ा पहनेगा, तो कुछ कपड़ा, उसका खर्च कपड़े पर होगा, कुछ अपने रहने के लिए व्यवस्था करेगा, उस पर कुछ खर्च होगा, बीमार होने पर कुछ दवा करेगा। लेकिन कितने ही इस देश में ऐसे गरीब हैं कि बीमार होने पर इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। सरकारी अस्पताल में जितना हो सकता है हो जाता, अन्यथा वो भारी मन से प्रतीक्षा करते हैं कि अब जब मृत्यु आएगी तो आएगी। तो इस स्थिति में जो है परिवार, उनको संरक्षण, क्योंकि वे भी मनुष्य हैं। उनकी स्थिति ये क्यों हो गई? क्योंकि उनके पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। दे डोंट हैव द परचेसिंग कैपेसिटी टू बाय द थिंग्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। वाई? क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देश के अंदर उत्पादन का जो तरीका है वो इस तरह से है कि उसमें सबको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मशीनों का उपयोग होने लगा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। जो लोग छूट जा रहे हैं उनके लिए कोई काम, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोई काम नहीं बना पा रहा है। ऐसे में सरकार के पास बहुत सारे काम पड़े हैं, वो अपने काम करवाते हुए इन गरीब लोगों को रोजगार दे, या फिर अगर रोजगार नहीं दे सकती है, सरकार इतनी सक्षम नहीं है, योजना नहीं बना पा रही है, या स्थानीय स्तर पर लोग नहीं बना पा रहे हैं, या जरूरत, कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको कम से कम आय किसी न किसी ढंग से पहुंचाई जाए। इन प्रोवाइड सम मेजर ऑफ इनकम सो दैट दे कैन सर्वाइव। और इसलिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये चलाना सरकार का काम है। अब इस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में एक हिस्सा पीडीएस, चूंकि उसमें गरीबी रेखा के ऊपर लेकिन निम्न आय वर्ग आदि सब कवर हो जाते हैं, तो उसको केवल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम नहीं कहना चाह रहा था। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से मतलब है कि बीपीएल के लिए बनाया गया कार्यक्रम। अब ये जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हाल के वर्षों में कई चीजें हुई जो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। न केवल उनको सस्ता अनाज मिल रहा है फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे वालों को घर भी बनवा कर सरकार दे रही है। गरीबी रेखा के नीचे वालों को गैस का चूल्हा दिया गया है फ्री। गरीबी रेखा के नीचे वालों क्या बिजली का कनेक्शन है और एक बल्ब जलाने का नॉमिनल चार्ज है या फ्री रखा है। तो ये सब इसलिए कि भारत के नागरिक हैं, परंतु जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो उनको कोई रोल करने के लिए अवसर नहीं दे रही है। द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया इज नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू अर्न समथिंग। तो इतना जो मिनिमम है उतना उनके लिए किया। ठीक, ये करने का काम किसका है? ये तो सीधे सीधे चैरिटी है ना, इसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो प्राइवेट सेक्टर तो इसमें नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत कर सकता है, मोटिवेट होकर थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जिम्मेदारी लेकर के कि सबके लिए करना है, ये नहीं करेगा। अब इसके अलावा जो क्षेत्र है वो है जिसको हम कहते हैं सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब जैसे
भारत में स्वच्छता मिशन चलाया, तो अरबों रुपए, हजारों करोड़ इस पर खर्च हुआ। ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को बनाने का मुहिम चला, यानी खुले में शौच बिल्कुल समाप्त हो। तो खुले में शौच पीढ़ियों से लोग कर रहे थे मजबूरी में, और पीढ़ियों से कर रहे थे फ्रॉम बाय ट्रेडिशन, पीपल वर गोइंग टू द ओपन एरिया, और वो उनकी हैबिट का हिस्सा था। तो पहली चीज होगी कि उनको टॉयलेट अवेलेबल कराइए, दूसरी चीज होगी कि उनको कन्विंस करिए। तो भारत सरकार ने न केवल टॉयलेट बनवाने पर करोड़ों खर्च किए, विज्ञापन कितना किया, उस पर कितना खर्च हुआ, सरकारी अमले को, जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको एक्टिवेट किया कि गांव गांव जाइए, मीटिंग्स करिए, लोगों से बात करिए, देखिए, प्रधानों पर जिम्मेदारी डालिए, आदि आदि। लेकिन खुले में शौच बंद होगी तो ये जो गांव में हर साल कॉलरा या हैजा फैलता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर पोलियो की बीमारी फैलती, आदि आदि, इनसे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुलें। पहले एक विकास खंड में एक था, एक विकास खंड में 100 गांव होते हैं, 100 गांव पर एक छोटा अस्पताल, too meager to supply the facilities of health। तो अब 2-2, 4-4 गांवों पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह वगैरह, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इस सरकार की भूमिका है, राज्य की भूमिका है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा यानी पहली से 8वीं तक की, यह सबको मिल सके और निःशुल्क मिल सके, यह जिम्मेदारी राज्य को लेनी होगी। ऊपर की शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये लोगों की अपनी इच्छा है। नागरिक है, किसी देश का है, तो मनुष्य के रूप में जन्मा है, तो उसको आधारभूत शिक्षा मिलनी चाहिए। आगे की शिक्षा लेनी है तो जैसी शिक्षा लेनी है वैसे आपके प्रयास होने चाहिए, और उसमें सरकार भी भूमिका निभाएगी, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग देश के निर्माण में रोल प्ले करते हैं। साथ में निजी क्षेत्र भी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि सरकार अगर उच्च शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करेगी तो बाकी गरीबों की चिंता करने के लिए कहां से मिलेगा। इस देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आय का ढांचा ऐसा है। तो उच्च शिक्षा आदि में प्राइवेट सेक्टर पर थोड़ा बहुत छोड़ा जा सकता है, थोड़ा गवर्नमेंट कैन डिपेंड अ लिटिल बिट ऑन द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक पार्टिसिपेशन। लेकिन शिक्षा में मुनाफाखोरी अलाउड नहीं होनी चाहिए, और वो कानूनन अलाउड नहीं है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द स्टेट, तो ये राज्य की भूमिका है। ऐसे ये कुछ एरियाज हैं जो कि उदारीकरण के दौर में भी राज्य को निभाना पड़ेगा ये भूमिकाएं, और अर्थव्यवस्था के अच्छे संचालन और संपोषणीय विकास, सतत विकास के लिए इन भूमिकाओं में यदि राज्य कोताही बरतता है तो फिर अर्थव्यवस्था डगमग करेगी और विकास भी सही अर्थों में नहीं हो पाएगा। यानी these are few areas where the state has to play the role, state has to take the responsibility if a sustainable continuous growth is desired, if the state wants the welfare of the people of that country, if the state is interested in improving the living conditions of the people, the state will have to take the onus of these roles. तो ये है राज्य की भूमिका, जो उसे वैश्वीकरण, उदारीकरण या आर्थिक सुधारों के इस दौर में निभाना होती है और निभाना चाहिए।